नमस्कार। संडे सत्संग में आपका स्वागत है। इस बार संडे सत्संग में बातचीत ओलंपिक और खेलों की, क्योंकि पिछले हफ्ते सारा देश, हमारा मीडिया, हम सबका मानस भी इसमें रहा। मैंने भी सुबह सुबह उठ के अपने मैचेस देखे, ये जो भारतीय हॉकी टीम के मैचेस, सेमीफाइनल और ब्रॉन्ज मेडल का कॉन्टेस्ट और ये सब देखे। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ओलंपिक को फॉलो किया। अब आप ये मत समझना कि मैं कोई एक्सपर्ट बन गया हूं। मैंने इसमें लेख लिखा हॉकी और राष्ट्रवाद के ऊपर। तो कईयों ने कहा अब यादव जी हॉकी के एक्सपर्ट बन गए। ना भैया, मैं कोई हॉकी का एक्सपर्ट नहीं बना हूं, ना मैं जानता हूं। मैं तो आप सबकी तरह स्कूल में खेलता था। हमारे स्कूल के अंदर बहुत हॉकी खेली जाती थी। हमारा स्कूल मुख्यतः स्पोर्ट्स के लिए ही प्रसिद्ध हुआ करता था। मेरा कॉलेज भी स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। लेकिन मैं कोई किसी भी क्वालिटी का स्पोर्ट्स पर्सन कभी नहीं था। जैसे हम सब बाथरूम सिंगर होते हैं, उसी तरह मैं भी गली में क्रिकेट खेलता था, हॉकी भी खेल लेता था, थोड़ा थोड़ा इस तरह का किया था। और कोई ऐसी विशेष एक्सपर्टीज नहीं है। हालांकि एक जमाने में मैंने स्पोर्ट्स कमेंट्री की थी, लेकिन कोई एक्सपर्टीज होने का दावा नहीं है। सवाल ये नहीं है कि स्पोर्ट एक्सपर्टीज, अगर ये बताना हो कि भारत की हॉकी टीम को क्या करना चाहिए अगली बार गोल्ड लाने के लिए, तो मुझसे मत पूछिए, मैं ठीक व्यक्ति नहीं। अगर ये पूछना हो कि हमारी ओलंपिक टीम में हमें किन खेलों पे ज्यादा महत्व देना चाहिए, तो मेरे जैसा व्यक्ति क्या बता सकता है। लेकिन अगर ये सोचना हो कि ओलंपिक के मेडल को क्या हम अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाएं, किस तरह से जुड़ा है हमारे राष्ट्रवाद से, किस तरह से जुड़ा है हमारे मानस से, ओलंपिक के मेडल देखते वक्त हम क्या सवाल पूछें। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम सवाल कौन से पूछें। अगर ये पूछना है तो हमें बात करनी होगी, क्योंकि ये सवाल हमारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब कोई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट नहीं दे सकता। इसका जवाब हमें आपको बातचीत करके देना होगा। शुरुआत करता हूं एक छोटे से किस्से से। किस्सा कल का है। कल हमारे किसान आंदोलन की बैठक चल रही थी, महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। शाम 4:30 बज गए थे और अब मेरा दिल थोड़ा धुक धुक कर रहा था, क्योंकि पता था कि जेवलिन का इस वक्त फाइनल होने वाला है। क्योंकि मैं नीरज चोपड़ा को पिछले 2-3 साल से थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जानता, आप ऐसा मत सोचना कि मैं कोई इसमें विशेष जानकारी रखता हूँ। नीरज चोपड़ा को फॉलो कर रहा था और ये ओलंपिक में जाते तक स्पष्ट था कि एथलेटिक्स में अगर हमारी कोई एक मेडल होप है तो नीरज चोपड़ा है। क्योंकि इससे पहले के तमाम टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके थे। 88 मीटर्स तक फेंक चुके थे। तो मेरा अनुमान था कि उनको सिल्वर मिल जाना चाहिए, और मन में कहीं एक धुक धुक सी थी, आशंका थी। कई बार ऐसा होता है ना, इंडियन प्लेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, फाइनल में पहुंच के एकदम जो सिल्वर मेडल लायक था वो पांचवें छठे नंबर पे पहुंच चुका है। और भारत में ओलंपिक का हमारा इतिहास भी तो यही रहा है। हमारे इतने शानदार खिलाड़ी चौथे नंबर पे रह के 2 बार आ चुके हैं। पीटी उषा आ चुकी है, मिल्खा सिंह आए थे। तो इसलिए मन में उत्साह भी था, कहीं आशंका भी थी। तो मैंने एक साथी से कहा, यार मीटिंग चलेगी, चलने दो, जरा बता दो ना कि क्या हो रहा है जेवलिन थ्रो में। बेटे को भी घर में बोला कि अच्छा व्हाट्सएप से थोड़ा बोल दो कि हो क्या रहा है हर राउंड में। तो पता लगा पहले 2 थ्रो बहुत अच्छे नीरज चोपड़ा के गए, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था योहानन वेटर के बारे में। योहानन वेटर जर्मनी के खिलाड़ी हैं, जेवलिन के। और योहानन वेटर की स्पेशलिस्ट ये है जी, योहानन वेटर की शायद तस्वीर है। जर्मनी के खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये 90 मीटर से ज्यादा कितनी बार जेवलिन फेंक चुके हैं। और नीरज चोपड़ा ने कभी भी 88 मीटर से फालतू नहीं भेजा। सो सारी दुनिया का मानना था कि नीरज सेकंड स्पॉट के लिए हैं। और योहानन ने कहा था कि मेरे लिए तो 90 मीटर से ज्यादा फेंकना तो साइकिल पे चढ़ने के बराबर है। तो असली कॉन्टेस्ट यही था कि योहानन बेटर गोल्ड तो ले जाएंगे 90 से ऊपर डाल के, और नीरज सिल्वर ले पाएंगे या नहीं। पहला राउंड हुआ, 3 थ्रो हुए और पता लगा योहानन वेटर, जो कि 90 से ज्यादा मीटर फेंक चुके हैं, 97 मीटर तक फेंक चुके हैं जेवलियन को एक बार, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। वो पहले 8 में भी नहीं आए, पहले 3 थ्रो के आधार पे, क्योंकि उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। और तस्वीर आई योहानन बेटर अपना बैग उठा के जाते हुए, क्योंकि टॉप 8 खिलाड़ियों को ही 3 और थ्रोज मिल गए। तो स्पष्ट था कि नीरज चोपड़ा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अब बाहर हो गया है, और वो अब नंबर 1 पे चल रहे हैं।
फाइनल थ्रोज हुए, नीरज चोपड़ा जीते। जब पता लगा कि बैटर बाहर हो गए हैं तो मन में बड़ी अजीब सी फीलिंग हुई। एक तो बुरा लगा कि यार जो व्यक्ति हर बार इतना अच्छा परफॉर्म कर लेता है उसे कैसा लग रहा होगा कि देखो ओलंपिक में आके मैं 85 मीटर भी नहीं फेंक पाया, 86 87 मीटर जो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसे कैसा लग रहा होगा। लेकिन साथ में मन में गुदगुदी भी हो रही थी कि भाई हमारे लड़के को, नीरज को देखो ये चांस मिला है गोल्ड लेने का। एक अजीब सी फीलिंग होती है ना, कहीं बुरा भी लगता है और बहुत अच्छा भी लग रहा होता है कि भाई चांस है। साथ में एक पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर भी था वहां पे उसी कॉन्टेस्ट के अंदर, अरशद नदीम करके, जो नीरज चोपड़ा के मुकाबले में तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कर रहा है पिछले 2 एक साल से। और ले देकर पाकिस्तान की मेडल की एक ही उम्मीद अरशद नदीम से थी। वैसे अरशद नदीम कहते हैं कि उनको इंस्पिरेशन नीरज चोपड़ा से मिली। अरशद नदीम क्रिकेट खेला करते थे आज से 5 7 साल पहले तक, और क्रिकेट में बहुत अच्छा थ्रो करते थे। तो उन्हें किसी ने पकड़ा और कहा कि भैया जेवलिन फेंका करो, और वो नीरज चोपड़ा को देख के इंस्पायर हुए, वो खुद कहते हैं और उनके दोस्त भी हैं। तो मन में ये भी इच्छा थी कि इसको भी कोई मेडल तो मिल जाए। नीरज चोपड़ा से बेहतर नहीं है लेकिन चलिए कांस्य मिल जाए, सिल्वर मिल जाए, कुछ मिल जाए, सब फीलिंग्स रहती है ना। फिर आखिर में पता लगा नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला। मीटिंग हमारी जारी थी, लेकिन फिर भी हमारे साथी दर्शन पाल जो कि मेरे साथ बैठे हुए थे, किसान आंदोलन के प्रमुख नेता, उन्होंने कहा भाई ये तो मीटिंग में अनाउंस करना बनता है कि हमें गोल्ड मिला है। सवाल ये है कि जब ऐसा मेडल मिलता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी उपलब्धि नहीं है। पहली बार भारत को ओलंपिक के ट्रैक एंड फील्ड, जो एथलेटिक्स बोला जाता है, उसमें कोई भी मेडल मिला है। आज तक हमें एक मेडल भी नहीं मिला था ट्रैक एंड फील्ड में, एथलेटिक्स में। गोल्ड तो छोड़ दीजिए, सिल्वर ब्रॉन्ज कुछ नहीं मिला था। हमारे सारे मेडल दूसरे खेल्स में आए हैं, आज तक इसमें कभी नहीं आया। और गोल्ड भी जो दूसरा हमें मिला है आज तक, वो इंडिविजुअल गोल्ड मिला था शूटिंग में, जसपाल राणा, और किसी को नहीं मिला शूटिंग के अलावा इंडिविजुअल गोल्ड। बाकी जितने भी गोल्ड मेडल इंडिया के रहे हैं वो सब हॉकी में आए हैं, टीम इवेंट में आए हैं, इंडिविजुअल इवेंट में कोई नहीं आया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। खुशी होती है। खुशी इसलिए भी होती है कि भाई हमारे हरियाणा का है, थोड़ा सा तो महसूस होता ही है इन चीजों के बारे में। बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को हम इससे नापें न नापें, कैसे नापें। अंत में ओलंपिक की टैली आती है। आज सुबह जो ओलंपिक की टैली आई, जो कि आज आखिरी दिन है ओलंपिक का, आज सुबह की जो टैली आई उसके हिसाब से भारत के 7 मेडल है। 7 मेडल से ज्यादा भारत को कभी नहीं मिले हैं, ये हाईएस्ट टैली है। नंबर 1 पे आप देख पा रहे हैं अमेरिका है, जिसके गोल्ड हैं कुल मिला के 39 गोल्ड, और कुल मिला के 113 मेडल मिले हैं यूएस को। चाइना नंबर 2 पे है, जापान 3 पे, ग्रेट ब्रिटेन 4 पे, बिल्कुल स्टैंडर्ड जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते होंगे। वो सब लोग मेडल ले रहे हैं। भारत के 7 मेडल हैं, छोटे नहीं। अब आप देखते हैं भारत का नंबर क्या है। भारत के अपने रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे अच्छा, लेकिन दुनिया के हिसाब से नंबर देखिए, 48 नंबर में, लिस्ट में चौथे पांचवें नंबर पे हमने दिखाया हुआ है, लेकिन लिस्ट में रैंक है 48 इंडिया का, यानी कि भारत से ऊपर 47 देश हैं। स्पोर्ट्स की पावर माने जाने वाले तमाम देश तो हैं ही, यूरोप के, अमेरिका के बड़े बड़े देश तो हैं ही, वो हमेशा ही आगे रहते हैं इस चीज में। और जिसके पास पैसा है, जिसके पास इंडस्ट्री है, जिसके पास डिफेंस है, उसके पास स्पोर्ट्स भी होता है। आज की दुनिया का यही नियम है, जितना पैसा उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतने बेहतर आपके पास स्टेडियम है, जितने बड़े स्टेडियम है उतने अच्छे कोच हैं, वहां प्रोफेशनलिज्म है। जहां पैसा है वहां मेडल भी आते हैं, ये मोटा नियम है। लेकिन भारत से आगे कौन कौन से देश हैं, जिसमें कीनिया है, युगांडा है। कीनिया के मिडिल डिस्टेंस रनर्स बहुत अच्छे रहे। युगांडा है, जमैका, छोटा सा वेस्ट इंडीज का देश जमैका, जो शानदार स्प्रिंटर्स पैदा करता है। क्रोएशिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, कतार, कतार, बहामास, सर्बिया, ये तमाम देश भारत से कहीं आगे हैं मेडल टैली में, 2 2 3 3 गोल्ड मेडल लेके आ गए। यानी कि मामला सिर्फ पैसे का नहीं,
पैसे और प्रोफेशनलिज्म से कहीं ज्यादा कुछ है स्पोर्ट्स कल्चर बनाने के लिए। इसके बारे में काफी कुछ विश्लेषण होगा, अभी से लोगों ने विस्तार से बताना शुरू किया है अगली बार मेडल टैली को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, मैं इसका कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, खामखा जो चीज मैं जानता नहीं इसके बारे में क्यों सुझाव दूं। सवाल लेकिन ये है कि क्या ये हमारे देश के राष्ट्रीय सम्मान का एक पैमाना होना चाहिए। बार बार ये होता है कि कोई ना कोई बाहर बनी हुई इंडेक्स आती है और हम अपने देश को उस पर नापना शुरू कर देते हैं। कहीं इंडेक्स आती है कि दुनिया के सबसे डिफेंस में टॉप देश कौन से हैं, फिर कहीं पता लगता है इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल आते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन आगे है, कहीं वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग आती है, पता लगता है हिंदुस्तान की कोई भी इंस्टीट्यूशन पहले 500 में नहीं है, फिर कोई मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हो जाता है, पैमाने बाहर बनते हैं, हम अपने आप को किसी दूसरे के बनाए पैमानों से नापते रहते हैं। क्या ये एक स्वस्थ राष्ट्रवाद की निशानी है? क्या स्वस्थ राष्ट्रवाद वो नहीं होगा जिसमें हम अपने खुद पैमाने बना सकें? मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि स्पोर्ट्स में हमें बेहतर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, और जो भी काम करें उसे अच्छा करना चाहिए। करें भी और बुरा करें, खस्ता करें, थर्ड रेट करें और पीछे आए, ये अपने आप में किसी भी तरह की बेहतर निशानी नहीं है। जो भी करें बेहतर करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म और एक्सीलेंस दुनिया की किसी भी चीज में, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, जो भी काम हम करें उसमें एक्सीलेंस का एक अपना महत्व है और एक्सीलेंस को प्रणाम करना चाहिए, उसको सलाम करना चाहिए। लेकिन जो साधारण सवाल उठ रहे हैं उससे गहरे सवाल पूछने की भी जरूरत है। साधारण सवाल क्या है? साधारण सवाल उठते हैं कि भाई कितने गोल्ड आए, अगली बार कितने गोल्ड आएंगे, उसको हम कैसे इंप्रूव करें। साधारण सवाल ये भी उठते हैं कि इसका श्रेय किसे मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री ने फोन क्यों कर दिया, क्या प्रधानमंत्री ने कुछ काम किया। वैसे एक बात कहूं प्रधानमंत्री के पक्ष में, कि उन्होंने महिला टीम को जो फोन किया वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन जब हमारी महिला टीम अपना अपना ब्रॉन्ज मेडल का कॉन्टेस्ट हार गई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन किया, ढाढ़स बंधाया, कहा आपने शानदार सफलता हासिल की है। रो रही थी हमारी महिला खिलाड़ी कि हम देश के लिए वो मेडल नहीं ला पाए। उनको प्रधानमंत्री ने सांत्वना दी, उनके साथ खड़े हुए, मुझे अच्छा लगा कि हाँ, देश के नेता का ये काम होना चाहिए, ये काम अच्छा किया उन्होंने। मगर किसी को सचमुच अगर सैल्यूट करना चाहिए हॉकी के मामले में, तो मैं कहता हूं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। क्योंकि जब कोई हिंदुस्तान की हॉकी टीम में पैसा लगाने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं था, तो उड़ीसा सरकार ने कहा कि हम हॉकी की टीम को जगह देंगे, हॉकी की टीम को सपोर्ट करेंगे, मेंस टीम, विमेंस टीम, इन दोनों टीमों को। और इसलिए आज जब वो वापस आ रहे हैं ओलंपिक से मेडल लेके और सफलता लेके, दोनों टीम वापस आ रही हैं, तो पहले भुवनेश्वर जा रहे हैं जैसा कि होना चाहिए। सब चीजें दिल्ली में ही क्यों? मुझे तो अच्छा लगा कि भुवनेश्वर जा रही हैं, उनको भी सलाम करना चाहिए। तो सवाल इस किस्म के राजनीतिक हो सकते हैं, किसको श्रेय मिलना चाहिए, सवाल और गहरे हो सकते हैं, सामाजिक सवाल उठ सकते हैं। आप देखिए, खासतौर पे विमेन्स हॉकी टीम की आप स्टोरीज देखिए। हमारी कैप्टन रामपाल जो है, उनकी स्टोरी आप देख लीजिए। वंदना कटारिया जो है, हमारी टीम की फॉरवर्ड जिन्होंने हैट्रिक की, आखिरी मैच में भी एक गोल किया, उसके परिवार के साथ क्या हुआ आप ये स्टोरी देख लीजिए। जिस दिन सेमीफाइनल में भारत की महिला टीम हारी, उस दिन हमारी देश की हीरो, ये तो हीरो है हमारे देश की, उसके घर के बाहर, चूंकि वो दलित समाज से है वंदना कटारिया, उसके घर के बाहर उसके पड़ोस के कुछ दबंगों ने डांस किया, कहा कि अगर दलित लोगों को टीम में लोगे तो ऐसे ही टीम हारेगी हमारे देश की। सोचिए क्या कुछ होता है। खैर अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर वहां की सरकार ने, मीडिया ने, सबने कुछ एक्शन लिया और मुख्यमंत्री ने फोन किया, प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से वंदना का नाम लिया और इसको एड्रेस करने की कोशिश की। ये सवाल दबे छुपे सवाल है, लेकिन ये सवाल बहुत गहरे सवाल है। सवाल है कि हमारी खिलाड़ी चानू साइखोम मीराबाई, उनका सही नाम के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ा क्योंकि
मीराबाई नाम याद रहता है, लेकिन चानू साइखोम मीराबाई, जो कि पहला रजत लेके आई, सिल्वर मेडल इंडिया के लिए लेके आई वेट लिफ्टिंग में। उनके बारे में किसी ने कहा कि अगर ये लड़की दिल्ली के किसी सड़क पे घूम रही होती तो इसको किस किस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ा। जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं दिल्ली में, देश के दूसरे शहरों में, किस किस तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो किसी ने कहा कि अच्छा, वैसे घूमे तो चिंकी बोलते हो आप लोग, आज सिल्वर मेडल ले आई तो अब इंडियन हो गई। ठीक ही बात है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए इस तरह के तमाम गहरे सामाजिक सवाल इससे उठते हैं। हमारी महिला टीम, इस पे रवीश ने सुंदर लिखा कि अब हर कोई उनका बाप बन गया है। बेटियां हमारी, एक तो महिलाओं को सिर्फ बेटी मान लेना, बेटी कोई 60-70 साल का व्यक्ति कहे समझ आता है, 35 साल वालों की भी वो बेटियां हो गई हैं, 25 साल वाले की भी वो बेटियां हो गई हैं। क्योंकि महिला को महिला की तरह देख के रेस्पेक्ट दे सकना, वो अभी भी हमारे स्वभाव में नहीं है। लेकिन इस पूरे ओलंपिक के अंदर हमारे महिलाओं की जो परफॉर्मेंस रही है, उसने अ, एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि यदि हम महिलाओं को इज्जत देना शुरू करें और उनके लिए जगह निकालें, तो उसमें कितना देश के लिए पोटेंशियल आ जाता है। देखिए, हम जो 4 चेहरे देख रहे हैं, इसमें से 3 महिलाओं के चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं। पीवी सिंधु का भी साथ में दिख रहा है, 3 चेहरे, और 4 पुरुषों के। अ, अगर हम महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाएं, सिर्फ उनकी नैसर्गिक जो क्षमता है उसका सम्मान करना शुरू करें, तो देश कितना आगे बढ़ सकता है, उसका एक प्रमाण हमने ओलंपिक में देखा। खैर, इन सामाजिक और राजनीतिक सवालों से आगे बढ़ के उस गहरे सवाल के बारे में कुछ क्षण हमें सोचना चाहिए, जो मैं शुरू से इशारा कर रहा हूं कि राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीयता का पैमाना आखिर क्या। कई मायनों में राष्ट्रवाद बड़ी सुंदर चीज है। मैं याद करता हूं अपने बचपन के हॉकी के दिन, मेरे अपने नहीं, हमारी भारतीय राष्ट्रीय टीम के हॉकी के दिन, जब असलम शेर खान ने कुआलालंपुर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में बस आखिरी मिनट में गोल करके इंडियन टीम को बचाया था, जिससे हम फाइनल में पहुंचे थे, और जब हमने वर्ल्ड कप जीता था 1975, उस क्षण का गर्व और खुशी कहीं मेरे मन में आज भी अंकित है। वो एक ऐसे गरीब देश की स्वाभिमान की तलाश है, जो दुनिया में जिसे तिरस्कृत किया जाता है और जो कहता है कि मैं स्पोर्ट्स के सहारे अपनी अपनी अपना सम्मान हासिल करूंगा। स्पोर्ट्स एक मुहावरा बनता है, एक एक छोटे देश के लिए, गरीब देश के लिए, एक देश जिसकी उतनी दुनिया में प्रतिष्ठा नहीं है, जो औपनिवेशिक राज से बाहर आ रहा, उस देश की प्रतिष्ठा को वापस लाने का बहाना जब स्पोर्ट्स बनता है, तो वो स्पोर्ट्स सुंदर होता है, वो राष्ट्रवाद बहुत सुंदर बनता है। लेकिन वही स्पोर्ट्स कई बार सीधे सीधे बिल्कुल वल्गर पैसे का खेल, जैसे आईपीएल है। मैं आईपीएल देखता हूँ, 2020 भी देखता हूँ, मजे से देखता हूँ, लेकिन जिस तरह का पैसे का खेल बन गया है, वहां बिल्कुल खिलाड़ियों की बोली लगती है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह के कि ऑक्शन हो रहा है खिलाड़ियों का। उसका जो दबंगई है, वो दबंगई से निकला हुआ राष्ट्रवाद स्वस्थ राष्ट्रवाद नहीं, वो कहीं कहीं बीमार किस्म का राष्ट्रवाद है जो बन रहा है। तो एक बार मैंने यूं ही कहा था कि जो पुराना हॉकी का राष्ट्रवाद था वो स्वस्थ राष्ट्रवाद था, और आज नया T20 आईपीएल का जो राष्ट्रवाद है, ये बीमार राष्ट्रवाद है, दबंगई से पैदा हुआ राष्ट्रवाद है। कभी सोचना आप इस पे। लेकिन सबसे गहरा सवाल ये है कि स्पोर्ट्स को हम सिर्फ मेडल के संदर्भ में क्यों देखते हैं। स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ कि खेल हम इसीलिए खेलें कि हम जाके दुनिया के नंबर 1, 2, 3 बन जाएं, फला मेडल लेके आए, मेडल न लेके आए। हमारे रवि दहिया भाई जब अपना कॉन्टेस्ट हार गए, फाइनल हारे, सिल्वर मेडल मिला, तो उन्होंने कहा इस सिल्वर का मैं क्या करूं, मैं तो गोल्ड लेने आया था। एक तरफ से आपको लगता है कि इतना कॉम्पिटिटिवनेस, इतना
आत्मविश्वास, इतनी एक टॉप पे पहुंचने की भूख। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगता है कि अच्छा, क्या सिर्फ मेडल से जानना चाहिए किसी भी खेल को? जहां एक तरफ देश में मेडल्स बढ़ रहे हैं, वहां सामान्य स्कूलों में, सामान्य विद्यार्थी में, नई पीढ़ी में बाहर जाके खेलने की इच्छा कम हो रही है। ये जो मोबाइल फोन है ना, ये स्पोर्ट्स की जगह ले रहा है। क्या हमें इस पे चिंता करनी चाहिए कि खेल सिकुड़ते जा रहे हैं, ओलंपिक के मेडल बढ़ते जा रहे हैं? क्या इस पर हमें प्रसन्न होना चाहिए? और उनका क्या जो मेडल न ले सके? जैसे मैंने कहा, मेरे मन में वेटर के बारे में कहीं एक मलाल सा रह गया कि इतना शानदार खिलाड़ी देखो रह गया। जैसे सर्जेई बुबका करके होते थे, पोल वॉल्ट के खिलाड़ी। उन्होंने दुनिया के इतने रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन पता नहीं क्यों ओलंपिक का मेडल, गोल्ड मेडल नहीं ले सकेगा। इसका मलाल होगा। लेकिन सिर्फ मेडल से ही हम देखें? क्या खेल को केवल एक्सीलेंस से देखें? खेल की शुरुआत क्यों एक्सीलेंस वगैरह है, लेकिन सिर्फ जो खेल का एक जो सामान्य और स्वस्थ पक्ष है, खेल खेलने के लिए, खेल खेल भावना के लिए, आजकल तो बिल्कुल किताबी बातें लगती है ना। अरे कोई इसके लिए खेल खेलता है? खेल तो मेडल के लिए खेले जाते हैं। पूरी सभ्यता, पूरी दुनिया मान चुकी है कि खेल खेलने का मतलब खेलना नहीं, खेलने का मतलब खेलने की भावना नहीं, खेलने का मतलब है मेडल लेना। और मेडल लेना ताकि आप अपनी प्रतिष्ठा को जोड़ सको। उसके लिए चाहे जिस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े, चाहे जिस तरह की मेंटल स्थिति का सामना करना, उसका जिक्र करके बस अपनी बात को खत्म करूंगा। इस बार ओलंपिक में अमेरिका की एक जिम्नास्ट थी, सिमोन बाइल्स। सामान्य नहीं है, सिमोन बाइल्स अब तक 7 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुकी थी पिछले ओलंपिक्स में। बहुत दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित जिम्नास्ट में से एक। और इस बार आई थी तो लोग कह रहे थे कि लगता है कि जिम्नास्टिक्स के सारे मेडल समेट के ये औरत चली जाएगी। और अचानक उसने घोषणा की कि नहीं, मैं कॉम्पीट नहीं करूंगी। उसका जो मेंटल है, जिस तरह का मानसिक दबाव, जिस तरह की पूरा जो एक तरह का पागलपन है, एक तरह की ये जो अंधी दौड़ है। सिमन बाइल्स ने एक में कॉम्पीट किया भी, एक ब्रॉन्ज मेडल भी लिया और एक टीम इवेंट में सिल्वर मेडल भी लिया, लेकिन 7 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला ने कहा बस नहीं, और गोल्ड नहीं चाहिए। शायद सिमन बाइल्स का एक कहना हमें दोबारा याद दिलाता है कि खेल किस लिए खेले जाते हैं। खेल खेल रहे, खेल हमारे जीवन का एक अंग बने। खेल एक और इंडस्ट्री ना बने, खेल एक और मैनेजमेंट का खेल ना बने। खेल हमारे मन में रहे। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ओलंपिक्स का ना तो मैं खेल का एक्सपर्ट हूं, ना ओलंपिक्स का एक्सपर्ट हूं, लेकिन खेल के बहाने अपनी सभ्यता और समाज के बारे में कुछ सवाल हमें पूछने चाहिए। मुझे भी पूछने चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए। सोचिएगा, जरा लिखिएगा। मैंने भी हॉकी पे एक लेख लिखा है जो इसमें डाल देंगे, आप उसे भी देखिएगा। कुछ और लिखूंगा। मिलके सोचते हैं खेल के बहाने देश, दुनिया, राष्ट्रवाद, समाज, राजनीति और समाज। शुक्रिया।